जय हिंद दोस्तों। ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान की श्रृंखला चल रही है और आपको तो पता ही है कि ये पूरा लुसेंट रिवीजन मोड में करवा रहे हैं। इसलिए अगर आप लुसेंट पहले पढ़े होंगे तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। तो इसलिए इसको हम तेज़ी से शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी रिवीजन करवाएंगे क्योंकि परीक्षाएं बहुत सारी सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती है। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है: मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है: मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये मनुष्य का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, मनुष्य का मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। आगे पढ़ेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क और डायनसीफेलॉन। और मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है: कॉर्पोरा क्वाड्रिजोमिना और सेरिबुलर पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है: सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटोबा। यानी पश्च मस्तिष्क को जो 2 भागों में बांटा गया है: सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटोबा। और डायनसीफेलॉन को भी 2 भागों में बांटा गया: थाइमस और हाइपोथैमस। EEG जो होता है, इलेक्ट्रोएन्सियोफ्लोग्राफी जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। EEG जो है मस्तिष्क के कार्य का पता करने के लिए लगाया जाता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी क्रोमियम में बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। यानी मनुष्य का मस्तिष्क किसमें बंद रहता है? क्रोनियम में, जो बाहरी आघातों को बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम जो पश्च मस्तिष्क में था, इसके कार्य है, यह सेरिब्रम मनुष्य का सबसे विकसित भाग है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञानवानी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के कार्य: थैलेमस दर्द, ठंडा
तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। थैलेमस क्या करता है? दर्द, ठंडा और गर्म आदि को पहचानने में काम करता है। तो इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मस्तिष्क यानी ब्रेन, मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद हो रहता है और जो बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करता है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क जो है किस में जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का कार्य क्या है? सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और सेरिब्रम जो है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का सेरिब्रम में विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के कार्य है कि यह थैलेमस दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने में मदद करता है। थैलेमस के कार्य, हाइपोथैलेमस संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का निर्माण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस ही है। यानी हाइपोथैलेमस ही उत्पन्न करता है क्या चीज़? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। रक्तदाब भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर कार्य नियंत्रण रखने का केंद्र है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के कार्य संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन से स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस जो है कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी से यानी हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र का काम करता है। सेरिब्रल पेडिकल के कार्य। सेरिब्रल पेडिकल इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। कौन? सेरिब्रल पेडिकल। सेरिबेलम का कार्य है कि सेरिबेलम शरीर को संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। कौन? सेरिबेलम। अगला है मॉडुला ऑब्लांगोटोवा। मॉडुला ऑब्लांगोटोवा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका कार्य मुख्य रूप से उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। किसका काम है? ये मेडुला ऑब्लांगोटोवा का काम है। उल्टी का नियमन केंद्र भी मेडुला ऑब्लांगोटोवा है। डोमिना के कार्य हैं दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखना। सेरिब्रल पेडिकल का कार्य ऐसे स्क्रू सेरिब्रे भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिबेलम का कार्य है, सेरिबेलम मनुष्य के शरीर को संतुलन बनाए रखता है एवं इच्छित पेशियों के संकुचन व नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करती। कौन? सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगोटोवा मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन नियंत्रण करना है। उल्टी के नियमन का केंद्र भी मेडुला ऑब्लांगोटोवा है। अगला है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लांगोटोवा का पिछला भाग मेरुरज्जु होता है। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार यानी मेरुरज्जु का मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना। अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। कौन? मेरुरज्जु। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम जो है कि मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था।
तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य यानी मेरुरज्जु का मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ हैं। तो इन चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। किसको? परिधीय तंत्रिका तंत्र को। मनुष्य में 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी, और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की इकाई है। नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र, स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं को बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के कार्य, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, यानी डर, भय या कोई अचानक कोई भी आश्चर्यजनक चीज़ें होती है तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये किसके कारण? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। हृदय स्पंदन को तेज कर देता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ कर देता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। आँख के पुतली को फैलाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और क्या क्या करता है तो नीचे पढ़ेंगे। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। मूत्राशय की पेशियों को विमोचन करता है। यह आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। किसके द्वारा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। रक्तदाब को बढ़ा देता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है रुधिर में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र रक्त को के थक्का बनने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र से इसके सामूहिक प्रभाव से भय, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, इस तंत्रिका तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के कार्य का विपरीत है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो इसको फिर से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य इस प्रकार है कि यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े जाते हैं। किसके? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। हृदय स्पंदन को तेज करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। आँख की पुतली को फैलाता है
मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। आंत में कर्मांकुंचन गति को कम करता है, इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। किसके द्वारा? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। रक्त दाब को बढ़ाता है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र। और अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है रक्त के थक्का बनने में मदद होता है। और इसके सामूहिक प्रभाव से, किसके? अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के सामूहिक प्रभाव से जो है भय, पीड़ा, क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। आगे है परानुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य। इस तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य के विपरीत होता है। परानुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य इस प्रकार हैं कि परानुकंपित तंत्रिका तंत्र जो है रुधिर वाहिनियों के गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। परानुकंपित तंत्रिका तंत्र लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। कौन? परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। कौन? परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। और क्या क्या करता है परानुकंपित तंत्रिका तंत्र? तो परानुकंपित तंत्रिका तंत्र जो है यह आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। और इस यानी किसके? परानुकंपित तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करती है। तो परानुकंपित तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ें कि इसका क्या क्या कार्य है। परानुकंपित तंत्रिका तंत्र मुख्यतः जो है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य के विपरीत कार्य करते हैं। परानुकंपित तंत्रिका तंत्र से रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी धमनी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। कौन? परानुकंपी। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। परानुकंपी। मनुष्य मूत्राशय के अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। परानुकंपी। आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करते हैं परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियों में होती है। किसके? परानुकंपित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। आगे है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कैसरिक दंड और तथा छाती की अस्थियां आती हैं। खोपड़ी यानी स्कल, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। यानी इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड, खोपड़ी, कशेरुक दंड, छाती अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। खोपड़ी यानी स्कल, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल तंत्र का ये खोपड़ी भाग है। और खोपड़ी में जो है कि 29 अस्थियाँ पाई जाती है, जिसमें 8 अस्थियाँ जो संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। यानी मनुष्य के कपाल में 8 अस्थियाँ होती हैं और सिर में अंतः कंकाल पाए जाते हैं। और खोपड़ी में जो है कि खोपड़ी में 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जबकि कपाल मस्तिष्क को 8 अस्थियाँ सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। यानी कपाल में 8 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के सिर के कंकाल में 29 अस्थियाँ होती है, लेकिन कपाल में 8 अस्थियाँ होती है। उसके बाद है 29 अस्थियाँ, मनुष्य के सिर में 29 अस्थियाँ होती हैं, उसमें से 8 अस्थियाँ जो है संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में सुरक्षित रहती है। इन अस्थियों की रचना को कपाल कहते हैं। कपालों के सभी अस्थियाँ सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ हमारे चेहरे में 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं और 6 अस्थियाँ कान में पाई जाती हैं। हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। तो हम लोगों ने पढ़े हैं अभी कि हमारे सिर में 29 अस्थियाँ होती हैं। 29 अस्थियाँ में 8 अस्थियाँ जो है कि मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, जिसे कपाल कहते हैं। और कपालों की सभी अस्थियाँ सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। हमारे चेहरे में जो है कि 14
अस्थियां होती है और कान में हमारी 6 अस्थियां पाई जाती हैं। ह्वाइड नामक अस्थि जो है, एक और अस्थि खोपड़ी में पाए जाते हैं। ह्वाइड नामक एक और अस्थि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। अगला है कशेरुक दंड। मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। सभी कशेरुक उपस्थि और गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, यानी कशेरुक दंड का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। कशेरुक दंड क्या है? मनुष्य की कशेरुक दंड जो है कि 13 कशेरुकियों से मिलकर बना होता है। सभी कशेरुक उपस्थि गद्दियों से जुड़ा रहता है। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला यानी कशेरुक दंड का पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है। कशेरुक का पहला कशेरुक जो है कि एटलस कशेरुक कहलाता है और एटलस कशेरुक जो है खोपड़ी को सीधे रहता है। खोपड़ी को सीधे रहता है कहलाता है। खोपड़ी को सीधे रखता है कौन? एटलस कशेरुक। कशेरुक दंड के कार्य। कशेरुक दंड के क्या क्या कार्य हैं? कशेरुक दंड सिर को सीधे रखता है। कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। कशेरुक दंड मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। तो कशेरुक दंड के बारे में पढ़ रहे थे। कशेरुक दंड का मनुष्य के कशेरुक के पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को सीधा रखता है। कशेरुक दंड के कार्य सिर को सीधा रखता है। कशेरुक गर्दन और धड़ को आधार प्रदान करता है कशेरुक। और कशेरुक मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। कशेरुक गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह मेरुरज्जु, कशेरुक जो है मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। उपांगीय कंकाल, इसमें निम्न भाग होते हैं। उपांगीय कंकाल के निम्न भाग होते हैं। पहला भाग है उपांगीय कंकाल का जो पहला भाग है वो पाद भाग कहलाता है। दोनों हाथ पैर मिलकर 118 अस्थियां होती है। उपांगीय कंकाल जो है, उपांगीय कंकाल के निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग में पहला भाग है उपांगीय कंकाल में पहला भाग है पाद अस्थियां में दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। दूसरा है मेखलाएं। मनुष्य में अग्रपाद यानी अगला पैर तथा पश्चपाद यानी पिछला पैर को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। पाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ी रहती है। अब आगे है कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र के निम्न कार्य हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र के कार्य की बात करें तो कंकाल तंत्र जो है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। कंकाल तंत्र शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जो है श्वसन और पोषण में सहायता करता है। कंकाल तंत्र लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, क्योंकि लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में ही होती है। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है। और फीमर कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। कान की बड़ी हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कान की जो हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मांसपेशी एवं अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी और अस्थि, जब मांसपेशी और अस्थि जुड़ती है तो उसको टेंडन कहते हैं। और जब अस्थि से अस्थि जुड़ती है, जब मांसपेशी से अस्थि जुड़ती है तो उसको टेंडन कहते हैं। जब अस्थि से अस्थि जुड़ती तो उसको लिगामेंट्स कहते हैं। तो हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में फिर से पढ़ना चाहेंगे। कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है? कंकाल तंत्र का कार्य है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है, श्वसन एवं पोषण में सहायता करता है। कंकाल तंत्र लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है।
और जांघ की फीमर जो है कि शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, और कान के स्टेप्स जो है कि सबसे छोटी अस्थि है शरीर की। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को टिंगामेंट्स कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको पढ़ेंगे, और इससे भी परीक्षा में प्रश्न बराबर बनते हैं। मनुष्य की शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या, यानी बच्चे में हड्डियों की संख्या 208 होती है। जब बड़े हो जाते हैं 206 हो जाते हैं। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होते हैं। सिर में कुल 29 हड्डी होते हैं। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती हैं। फेशियल यानी चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, यानी चेहरा में हड्डियों की संख्या 14। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती हैं। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 होती है। हमारे रीढ़ में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। तो इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। बाल्यावस्था में 208 हड्डियाँ होती हैं। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती हैं। कपाल में 8 हड्डी होते हैं। फेशियल में 14 हड्डी होते हैं, और कान में 6 हड्डी होते हैं। रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या 33 होती हैं। आगे है, रीढ़ में हड्डियों की कुल संख्या प्रारंभ में कितना होता है? 33 होता है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर, जब मानव शरीर विकसित हो जाता है तो बड़ा हो जाता है, तो कुल रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 हो जाती हैं। पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24। पसली यानी छाती में पसली होते हैं, और पसली में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, कपाल में हड्डियों की संख्या 8, चेहरे में 14, कान में हड्डियों की संख्या 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 रहती है। जब विकसित अवस्था में रीढ़ में हड्डियों की संख्या 26 हो जाती है। पसलियों में हड्डियों की संख्या 24 रहती है। कशेरुक दंड है, जो हमारे शरीर के पिछला भाग है, जो चलने में हमारी मदद करता है। कशेरुक दंड में कितने कुल 33 कशेरुक होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? तो गर्दन में जो है कि 7 कशेरुक होते हैं। वक्ष यानी छाती में जो है कि 12 कशेरुक होते हैं। कटी में 5 कशेरुक होते हैं। त्रिक में जो है 5 कशेरुक होते हैं। पूँछ में 4 कशेरुक होते हैं। तो ये 33 कशेरुक किस प्रकार से बटा है? गर्दन में 7 कशेरुक, वक्ष में 12 कशेरुक, कटी में 5 कशेरुक, त्रिक में 5 कशेरुक, और पुच्छ में 4 कशेरुक, कुल 33 कशेरुक। आगे कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या इस प्रकार हैं। जैसे कान में जो हड्डी होते हैं, कान में जो अस्थि होते हैं, कान के अस्थि का नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। और पहले क्रम संख्या उसमें स्थान, मतलब कि जैसे कान, ऊपरी बाहु, अग्रबाहु, कलाई, इसमें कौन कौन से अस्थि होते हैं और वो उसकी संख्या कितनी होती है? तो कर्ण अस्थि, यानी हमारे कान में जो 3 प्रकार की अस्थियाँ होती है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो मैलियस 2 की संख्या 2 होती है, इंकस की संख्या भी 2 होती है, स्टेप्स की संख्या 2 होती है। हमारी ऊपरी बाहों में अस्थि का नाम क्या है? ह्यूमरस है। हमारी ऊपरी बाहों के अस्थि ह्यूमरस है, जिसमें 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अग्र बाहों में के अस्थि का नाम रेडियो अल्ना है, जिसकी संख्या 2 होती हैं। कलाई के अस्थियों का नाम जो है कि कॉर्पल्स है, जिसमें कलाई में 16 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से इसका रिविजन करने की कोशिश करेंगे कि कान में 3 प्रकार के अस्थियाँ पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। मैलियस की संख्या 2, इंकस की संख्या 2, स्टेप्स की संख्या 2। ऊपरी बाहों में के अस्थि का नाम ह्यूमरस है, और ह्यूमरस में अस्थियों की संख्या 2 होती है। अग्रबाहों में अग्रबाहों की अस्थि का नाम रेडियो अल्ना है, और रेडियो अल्ना में जो अस्थि की संख्या है उसको संख्या 2 है। कलाई के अस्थि को कॉर्पल्स कहते हैं, और इसकी कलाई के अस्थि का संख्या जो है कि 16 है। हमारी हथेली के अस्थि का नाम मेटाकॉर्पल्स है, और हथेली के जो अस्थि का नाम मेटाकॉर्पल्स है, इसमें हड्डियों की संख्या 10 होती हैं। अंगुली की अस्थि का नाम जो है कि फैलेंजेज है, और अंगुली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है, सबसे अधिक लगता है। और जांघ में जांघ के अस्थि का नाम फीमर है, और इसमें 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। पिंडली में के अस्थियों का नाम जो है कि टीबियो और फिबुला। टीबियो और फिबुला पिंडली के अस्थि का नाम है, और टीबियो की संख्या 4 होती हैं।
घुटना के अस्थि का नाम पटेला है और पटेला की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? 2 होती है, दोनों घुटने में एक एक। तो घुटना के अस्थि का नाम पटेला है और इसकी संख्या 2 होती है। टखना के अस्थि का नाम टार्सल है और टखना के अस्थियों की संख्या 14 होती है। तलवा जो हमारी तलवा है, तलवा की अस्थि का नाम मेटाटार्सल है, मेटाटार्सल, और इसकी संख्या 10 है। तो इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कलाई के अस्थि का नाम कॉर्पल्स है, इसकी संख्या 16 है। हथेली के अस्थि का नाम मेटाकॉर्पल्स है, इसकी संख्या 10 है। अंगुली के अस्थि का नाम फ्लैंजेज है, इसकी संख्या 18 होती है। जांग के अस्थि का नाम फीमर है, जिसकी संख्या 2 है। पिंडली के अस्थि की संख्या टीबियो और फिबुला है, टीबियो की संख्या 4 है। और घुटना के अस्थि का नाम पटेला है, जिसकी संख्या 2 होती है। टखना के अस्थि का नाम टार्सल, जिसकी संख्या 14 होती है। तलवा के अस्थि का नाम मेटाटार्सल होती है, जिसकी संख्या 10 होती है।